बेटा तो प्रैक्टिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं जो कि हिंदी मीडियम में 216 पे है, 216 पे है और इंग्लिश मीडियम में 189 पे है। ठीक है, और किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, किस तरह से फॉर्मेट होगा हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम एज यूजुअल इसका होगा सीरियल नंबर का, देन नेम ऑफ लेटर, इसके बाद एलएफ, एलएफ के बाद अमाउंट और अमाउंट के टू कॉलम, अमाउंट के कितने कॉलम, टू कॉलम। अब किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें एक बार अमाउंट की बात ही नहीं करनी है, सारे ट्रांजेक्शन कितने हैं उनको वन बाय यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बाद हमारे पास ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट के बाद हमारे पास ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के बाद है मशीनरी, ड्राइंग के बाद क्या है मशीनरी, और मशीनरी के बाद है सेल्स, सबके आगे अकाउंट लगाना है आपको। सेल्स के बाद हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो सेल्स के बाद यहाँ पे है परचेज, क्या यहाँ तक समझ में आ गया है, कैसे करना क्या है आपको, क्या यहाँ तक आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया है कि करना क्या है। सबसे पहले क्या नेम यूज करना है, ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट वर्क करना है। तो परचेज के बाद है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट के बाद हमारे पास है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न के बाद हमारे पास है वेजेस। ठीक है, अब एक बार जो मैंने लिखे हैं मैं उनको बता देता हूं कि कौन सा अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा, आप भी बताना। सबसे पहले बताइए कैपिटल का अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा, डीआर में जाएगा या सीआर में लिखना होगा। कैपिटल का अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना होगा, डीआर में या सीआर में। कैपिटल का अमाउंट हमें कौन से कॉलम में लिखना होगा, डीआर के कॉलम में लिखना होगा या सीआर के कॉलम में लिखना होगा। तो कल आपको मैंने ट्रायल बैलेंस बनाने के रूल्स बताए थे। मैंने कहा था कि एसेट्स का अमाउंट हमें डीआर में लिखना है, लायबिलिटीज का अमाउंट हमें सीआर में लिखना है, इनकम का अमाउंट हमें सीआर में लिखना है और एक्सपेंस का अमाउंट हमें डीआर में लिखना है। तो जैसे सबसे पहले कैपिटल है, तो कैपिटल अपने लिए एसेट्स है या लायबिलिटीज है। कैपिटल हमारे लिए बिजनेस के लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है। तो कैपिटल ऑलवेज बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, कैपिटल बिजनेस के लिए ऑलवेज क्या होती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी को कौन से कॉलम में लिखते हैं, दायित्वों को कौन से कॉलम में लिखते हैं, हमेशा याद रखना सीआर के कॉलम में लिखते हैं। क्या आपकी बात समझ में आ गई सबके, क्या सबकी बात समझ में आ गई है। कैपिटल का आएगा 1 सीआर में। चलो वापस बताइए कैपिटल के अमाउंट को सीआर में क्यों लिखा है,
फिर से बताइए कैपिटल के अमाउंट को सीआर के कॉलम में क्यों लिखा है? फास्टली रिप्लाई करके बताइए कैपिटल के अमाउंट को सीआर में क्यों लिखा? बिल्कुल सही, क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी ऑलवेज कौन से कॉलम में आती है? सीआर के कॉलम में आती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कैपिटल के बाद हमारे पास है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स एसेट्स होती है। ड्राइंग्स क्या होती है? एसेट्स होती है। तो बताओ कौन से कॉलम में इसका अमाउंट हमें लिखना होगा? डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में? ड्राइंग एसेट्स होती है और एसेट्स का अमाउंट हमें हमेशा डेबिट में लिखना होता है, इसलिए 16,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मशीनरी क्या है और किधर आएगी? मशीनरी क्या है और किधर आएगी? मशीनरी एब्सोल्यूट एसेट्स है। हाँ एसेट्स है। तो फिर कौन से कॉलम में इसका अमाउंट मेंशन करना है? एब्सोल्युटली करेक्ट, बीआर में इसका अमाउंट हमें मेंटेन करना है। और हमारे पास मशीनरी का जो अमाउंट है वो है 20,000। कितना अमाउंट है? 20,000। सेल्स किधर आएगा? सेल्स क्या हमारे लिए बताइए? सेल्स क्या है हमारे लिए? बिजनेस के लिए सेल्स क्या है? बिजनेस के लिए सेल्स क्या है? इनकम है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिजनेस के लिए सेल्स इनकम है। और इनकम को कल आपको मैंने रूल्स बताया था, कहाँ लिखना है? बीआर में या सीआर में? हाँ सीआर में ही लिखना है। और सेल्स का जो हमारे पास अमाउंट है वो है 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज। सेल्स के बाद हमारे पास परचेज भी है। परचेज क्या है? परचेज क्या है बिजनेस के लिए? परचेज क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है एब्सोल्युटली। और एक्सपेंस को ऑलवेज कौन से कॉलम में लिखते हैं? डेबिट के कॉलम में। एंड अमाउंट कितना है? 2,10,000। 2,10,000। सेल्स रिटर्न किस तरफ आएगा बताइए? सेल्स रिटर्न कौन से कॉलम में लिखना है? सेल्स रिटर्न कौन से कॉलम में आएगा? सेल्स सीआर होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डीआर। और अमाउंट कितना आएगा? 20,000 रुपीज। तो परचेज रिटर्न इधर आएगा, कौन से कॉलम में इसको मेंशन करना है? परचेज रिटर्न को कौन से कॉलम में मेंशन करना है? सीआर एब्सोल्युटली 30,000 रुपीज। परचेज के बाद है वेजेस। वेजेस क्या है? वेजेस क्या है? वेजेस को बोलते हैं हिंदी में मजदूरी। वेजेस को हिंदी बोलते हैं मजदूरी। और बिजनेस के लिए बिजनेस मजदूरी लेता नहीं है, वेजेस देता नहीं है, बिजनेस वेजेस देता है। बिजनेस वेजेस देता है। वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। और बिजनेस हम मजदूरी लेने के लिए नहीं करते, मजदूरी देते हैं हम अपने वर्कर को। इसलिए हमारे लिए ऑलवेज क्या होगा? एक्सपेंस होगा। आई रिपीट, वेजेस मींस क्या होता है? मजदूरी, जो कि एक बिजनेस देता है। तो सामान मंगवाता है, कुछ भी मंगवाता है तो वेजेस देता है। और इसलिए वेजेस हमेशा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्या आपकी बात समझ में आ गई है? क्या ये बात आपके समझ में आ गई है कि वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी, आई मीन खर्चा होता है, इनकम कभी नहीं होती है। और एक्सपेंस होता है तो कौन से कॉलम में लिखना है? एब्सोल्युटली डीआर के कॉलम में इसे हमें लिखना है। अमाउंट कितना है? 40,000 रुपीज। वेजेस के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है हमारे पास? गुडविल।
क्या आप फिर से मुझे क्यों बता सकते हो गुडविल क्या है, किससे कहते हैं गुडविल, क्या गुडविल गुडविल क्या है? तो गुडविल, ध्यान सुना सभी, अगले साल आपको गुडविल का टॉपिक यूज होगा। गुडविल बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, गुडविल बिजनेस के लिए एसेट्स होती है। एक तरह से गुडविल है क्या, बिजनेस की पॉपुलैरिटी है, बिजनेस का नाम है, उसका ब्रांड है, जो कस्टमर को बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करती है। यदि किसी बिजनेस की गुडविल होगी, उसकी पॉपुलैरिटी होगी, तो वही बिजनेस के पास, ग्राहक उसके पास आएंगे, कस्टमर उसके पास आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो गुडविल ऑलवेज, हर बिजनेस के लिए, एवरी बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। याद रखना, हिंदी में बोलते हैं इसको ख्याति, गुडविल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ख्याति। गुडविल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ख्याति। और ये जो ख्याति है, जो गुडविल है, वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स। एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट तो एक्सपेंस होता है, अलग चीज है। ये पॉपुलैरिटी है, कई सालों से जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, तो हमारा अच्छे व्यवहार से, अच्छे काम करने से हमारा नाम मार्केट में काफी हो जाता है, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, लोग हमारी ही दुकान से कुछ परचेज करना चाहते हैं। ये हमारे व्यवहार से, हमारे गुड्स की क्वालिटी से, इनसे बनती है। और टाइम भी इसमें मेन रोल प्ले करता है। क्या बात समझ में आ गई सबकी? गुडविल को हिंदी बोलते हैं ख्याति, और ख्याति जो है, गुडविल जो है, वो बिजनेस के लिए एसेट्स होती है ऑलवेज, हमेशा। और एसेट्स होती है तो फिर इसका अमाउंट भी कहाँ लिखना होगा, डीआर साइड में ही इसका अमाउंट लिखना होगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, बताइए ये क्या है और किस तरफ आएगा? इंटरेस्ट रिसीव क्या है बिजनेस के लिए और किस तरफ लिखा जाएगा? इंटरेस्ट क्या है और किस तरफ लिखा जाएगा? समझो, आप श्योर हो? अमूल, आप श्योर हो? इंटरेस्ट के साथ रिसीव भी लिखा हुआ है, ये भी देखिए आप, इंटरेस्ट पेड नहीं लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है। और रिसीव करना क्या कभी एक्सपेंस हो सकता है, क्या खर्चा हो सकता है क्या? रिसीव करना क्या कभी खर्चा हो सकता है क्या, एक्सपेंस हो सकता है क्या? हाँ, रिसीव तो इनकम के लिए आता है। रिसीव किसके लिए आता है? इनकम के लिए। और आप बताइए इनकम को कौन से कॉलम में लिखते हैं, डीआर या सीआर? यस, सीआर में आएगा। इसमें लिखा इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव इनकम के लिए आता है, और इनकम हमेशा सीआर में आती है। और अमाउंट जो हमारे पास है वो कितना है? तो अमाउंट है इसमें 15,000 रुपीज। नेक्स्ट की बात करें, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड है देना, डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग। डिस्काउंट अलाउड, बताइए किधर आएगा? अलाउ यानी देने से इसका मतलब एक्सपेंस है, बिल्कुल सही है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। किसी भी एक्सपेंस के साथ, किसी भी पॉइंट के साथ अलाउ लग जाता है तो वो एक्सपेंस होगा, अलाउड लग जाता है तो वो एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस होगा तो ऑलवेज डेबिट में ही आएगा। अमाउंट है यहाँ पर 6,000 रुपीज। फिर है बैंक ओवर ड्राफ्ट, बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है बिजनेस के लिए? बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। जितना हमारा आपका बैंक का बैलेंस है उससे ज्यादा हम लोग जब निकाल लेते हैं तो उसी को हम लोग ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और ये हमारे लायबिलिटी होती है। इसलिए कौन से कॉलम में आएगा? बीआरएस में बहुत ज्यादा बात होगी इसकी। लायबिलिटीज कौन से कॉलम में आती है?
सीआर में आती है 22,000 22,000। फिर है बैंक लोन। ये बताइए क्या है बिजनेस के लिए? बैंक लोन बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? अमूल किसकी बात कर रहे हो कि एक्सपेंस में आ सकता है? अमूल आप किस टॉपिक की बात कर रहे हो कि सर ये एक्सपेंस में भी तो आ सकता है? कौन सा टॉपिक की बात कर रहे हो, नाम बताओ। ओवरड्राफ्ट कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, लायबिलिटी होता है, क्योंकि हमने जितना बैंक में डिपॉजिट था उससे ज्यादा ले लिया है। अब ज्यादा ले लिया है तो हमें वापस देना पड़ेगा ना, हमारी ड्यूटी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक को उसका पैसा वापस दे। ठीक है, हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज बैंक कानूनी रूप से हमसे पैसा वसूल करेगा। इसलिए हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटीज ही होती है। लायबिलिटीज कभी भी एक्सपेंस नहीं होती है। लायबिलिटीज कभी भी एक्सपेंस से नहीं होती है। ठीक है, ओके। बैंक लोन क्या है, किधर आएगा? बैंक लोन क्या है ये बताइए। बैंक लोन का नेचर इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है। एक्चुअली बैंक लोन क्या है संजू? बैंक लोन क्या है? आप किसी बैंक से लोन लेते हो, एब्सोल्युटली बैंक से लोन ले रहे हो तो लायबिलिटी है ऑब्वियसली, और लायबिलिटीज है तो सीआर के कॉलम में ही हमें इसको लिखना होगा। 90,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डेटर्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? इसको भी डिस्कस किया हुआ है। डेटर्स क्या होता है? डेटर क्या होता है बताइए। डेटर्स क्या होता है? एसेट्स होती है या लायबिलिटीज, ये बताइए। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जिससे उधार हम माल देते हैं, बेचते हैं, ये बात करेक्ट है। बट मैं जानना चाहता हूँ कि एसेट्स है या लायबिलिटीज है? बिल्कुल सही है, डेटर ऑलवेज एसेट्स होती है। ठीक सही, बिल्कुल। डेटर क्या होती है? एसेट्स होती है। और एसेट्स होती है तो इसका अमाउंट कितना लिखना चाहिए? एसेट्स होती है तो इसका अमाउंट हमें कितना लिखना चाहिए? डीआर साइड में लिखना चाहिए या सीआर साइड में? हाँ, डीआर साइड में। पर डेटर में कौन कौन है? दो है, नत्थु और रूपा। कौन है? नत्थु और रूपा। ठीक है, डेटर्स में हमारे पास कौन है? दो जने हैं, नत्थु और रूपा। दोनों का लिखना पड़ेगा ना, हम नंबर नहीं डालेंगे, ये डालेंगे सीधा। एक नत्थु है और एक कौन है? रूपा। दोनों ही डेटर है, डेटर के नीचे लिखे हुए हैं, इसलिए दोनों का ही अमाउंट निकालना है। डीआर साइड में लिखना है 55 और 20। 55 और 20। फिर उसके बाद क्रेडिटर। इसका बता दीजिए क्रेडिटर कौन होता है, किधर आएगा कौन? क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है और इसका अमाउंट कितना आएगा? हाँ, क्रेडिटर लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज होती है तो उसका अमाउंट किधर आएगा? लायबिलिटीज होती है तो अमाउंट इस तरफ आएगा, सीआर में ही आएगा। बट क्रेडिटर के अंदर भी कौन कौन है? रीना है और मनीष है। एक तो कौन है? रीना और एक गणेश। इसलिए दोनों का अमाउंट सीआर साइड में लिखना है हमको। $35 और 25। 35,000 और 25,000। फिर हमारे पास कैश है, बताइए कैश क्या है?
उसके बाद हमारे पास कैश है, और आप बताइए कैश क्या है हमारे लिए, एसेट्स है या लायबिलिटी है? कैश हमारे लिए क्या है? यस, कैश एसेट्स है, और एसेट्स है तो इसका अमाउंट कौन से कॉलम में आना चाहिए? डीआर में ही आना चाहिए। डीआर के कॉलम में ही इसका अमाउंट आएगा। फिर स्टॉक, स्टॉक क्या है अपने लिए? स्टॉक क्या है अपने लिए? हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ा था कि स्टॉक अपने लिए क्या है। बताइए रिप्लाई करके, स्टॉक क्या है और किधर आएगा? हाँ, स्टॉक भी एसेट्स है, अमाउंट है 16,000। इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। अब आपको डीआर का भी टोटल करना है और सीआर का भी टोटल करना है। क्या आपके ट्रायल बैलेंस बनाना समझ में आ गया है प्रॉपर्ली? क्या ट्रायल बैलेंस बनाना सबके समझ में आ गया है? फिर से बताता हूँ, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको 4 बातें ऑलवेज माइंड में रखनी है। ठीक है, कि कोई भी एसेट्स है तो एसेट्स का अमाउंट हमें ऑलवेज डीआर के कॉलम में लिखना है। कोई भी लायबिलिटीज है उसका अमाउंट हमें सीआर के कॉलम में लिखना है। ठीक है, फिर हम बात करें कोई भी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का अमाउंट डीआर साइड लिखना है, और कोई भी इनकम है तो उसका अमाउंट हमें सीआर साइड में लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्टॉक 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक। एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक। फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड इज क्लोजिंग स्टॉक। जो किसी पर्टिकुलर ईयर के फर्स्ट डे होता है, पहले दिन होता है, वो तो होता है ओपनिंग स्टॉक। तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर के फर्स्ट डे होता है वो तो होता है ओपनिंग स्टॉक। बट जो किसी पर्टिकुलर ईयर के लास्ट डे होता है, वर्ष के अंत में होता है, उससे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या स्टॉक की बात समझ में आ गई आपके? वर्ष के पहले दिन जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और वर्ष के लास्ट में, ईयर के एंड में जो स्टॉक होगा वो ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक होगा। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान देना, एक है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। एक तो क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। जो किसी भी वर्ष के पहले दिन स्टॉक होता है हमारे पास, जैसे हमने शॉप खोली आज और वर्ष का पहला दिन था, आज हमारी दुकान में जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो ओपनिंग स्टॉक है। बट जब ये ईयर एंड हो जाएगा और एंड के दिन, लास्ट दिन, हम जब वापस चेक करेंगे कि अब हमारी दुकान में कितना गुड्स पड़ा हुआ है, तो वो कौन सा होगा? वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्या बात समझ में आ गई आपकी? वर्ष के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और वर्ष के एंड में जो स्टॉक होता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब ध्यान रखना, जो मैं अगला रूल्स बताने जा रहा हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 2 स्टॉक होते हैं। क्वेश्चन ये है कि ट्रायल बैलेंस में इन दोनों में से कौन से स्टॉक को लिखते हैं, या दोनों को लिखते हैं, किसी को नहीं लिखते हैं? लिखते हैं तो किसको लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस में कौन से स्टॉक को लिखते हैं? ओपनिंग को लिखते हैं, क्लोजिंग को लिखते हैं, या दोनों को ही नहीं लिखते, या दोनों को लिखते हैं? बताइए। तो इसका आंसर क्या है कि ट्रायल बैलेंस में ऑलवेज हम केवल कौन से स्टॉक को लिखते हैं? याद रखना, ट्रायल बैलेंस में हम ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक को ही लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखते हैं। यदि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ भी है तो हमें उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना है, याद रखना। क्या ये बात समझ में आ गई? ट्रायल बैलेंस में आपको ऑलवेज कौन से स्टॉक को लिखना है? ओपनिंग स्टॉक को ही लिखना है। कभी भी
क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में हम रिकॉर्ड नहीं करते, नहीं दिखाते हैं। सबकी बात समझ में आ गई? आई होप सबकी ये बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया या टोटल लगाना बाकी है? तो ये जो मैंने अभी प्रैक्टिस कराई है ट्रायल बैलेंस की, क्या ये सबके समझ में आ गया है? वेरी गुड। आगे बात करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के तो क्या और क्वेश्चन नहीं है, ट्रायल बैलेंस के और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, एक तो है ट्रायल बैलेंस का और एक है रेक्टिफिकेशन इन एरर का। तो इसमें से ट्रायल बैलेंस का जो टॉपिक है वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, और हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो रेक्टिफिकेशन इन एरर को डिस्कस करेंगे। इसको करेंगे रेक्टिफिकेशन इन एरर को। बट इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे पीछे, उसमें एक आपको ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे, अब स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन इन एरर, अशुद्धियों में सुधार। ध्यान समझना, चैप्टर टिपिकल नहीं है, चैप्टर टिपिकल नहीं है लेकिन ज्यादा कंसेप्चुअल है। चैप्टर कैसा है? ज्यादा कंसेप्चुअल है। अब ये एक्चुअली मैं आपको पहले डिफाइन कर रहा हूं कि व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन इन एरर। क्या होता है कि हमें पता है, जब हमने एंट्रीज का चैप्टर पढ़ा था, तो हमने कुछ रूल्स की बात की थी कि पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होते हैं, रियल अकाउंट में क्या रूल होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल होते हैं। तो बताइए पर्सनल अकाउंट के क्या रूल होते हैं एंट्री करते टाइम पे? पर्सनल अकाउंट के क्या रूल होते हैं जब हम एंट्री करते हैं? क्या किसी को पता है पर्सनल अकाउंट के क्या रूल होते हैं जब एंट्री करते हैं? बताइए लिखिए एक बार। रिसीवर डेबिट एब्सोल्युटली, और गिवर क्रेडिट। चलो ये तो था पर्सनल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? What's come in debit absolutely and what goes out credit, correct? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट। क्या सभी को पता है? अमोल, प्रीत, ये रूल सबको पता है? अमोल आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं ली हो जाएगी। हाँ तो अमोल 11th के बच्चे आने लगे हैं, 5-6 बच्चे आ रहे हैं, और वहाँ पे यही चैप्टर स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। जो आपका नहीं पढ़ा हुआ है मैं यही चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं जनरल को पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा रियल अकाउंट होता है, कौन सा पर्सनल अकाउंट होता है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट होता है, क्या रूल होते हैं, क्या नहीं होते, क्योंकि इनके बिना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इनके बिना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एक्चुअली है क्या कि रेक्टिफिकेशन एरर है क्या, वो समझो एक बार। हमने कोई एंट्री कर दी, एंट्री पास कर दी, जनरल कर दी, और किसी रूल को हमने गलत कर दिया, मतलब एंट्री गलत कर दी। हमने क्या कर दी? एंट्री गलत कर दी, रॉन्ग कर दी। तो पहले हमें ये पहचानना है कि रॉन्ग कहाँ हुई है।
और उसके बाद उस एंट्री को हमें करेक्ट भी करना है। दो काम करने हैं, पहले तो इस बात को पहचाना है गलती हुई कहाँ, और फिर मिस्टेक को हमें क्या करना है, क्लियर भी करना है, दूर भी करना है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हमें ये पता हो कि एंट्री करने के रूल्स क्या होते हैं, अकाउंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप स्कूल में आगे क्लास ले सकते हो। ठीक है, 10:30 को मेरी क्लास होगी और आई थिंक स्कूल तो फुल टाइम चलती है। जो बच्चे प्रॉब्लम पूछने आना चाहते हैं, जो पढ़ने आना चाहते हैं, वो आते भी हैं और सभी सब्जेक्ट की स्टडी हो जाती है, बीएसटी की भी, इकोनॉमिक्स की भी, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी। तो जो आना चाहे वो आ जाना। ठीक है, जिनका पढ़ा हुआ है वो आना चाहिए तो वो भी आ जाएंगे, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, उनका भी बहुत अच्छे से, काफी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कल आ जाओ चाहे, लेकिन इतना ही कहूंगा कि एक बार आने से पहले सुरेश सर से पूछ लेना, सुरेश जी से, वो आपको सही प्रॉपरली गाइड कर देंगे। बच्चे आ रहे हैं, लगभग 6 बच्चे आ रहे हैं 11th क्लास के, 11th के 6 बच्चे आ रहे हैं। तो सुरेश सर के नंबर आपके पास होंगे। हाँ, टाइमिंग वगैरह जो भी है सुरेश सर से पूछ लो, वो आपको बता देंगे। ठीक है, और स्कूल आओगे तो ज़्यादा मजा आएगा, पड़ जाएगा आपको, स्कूल आओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इसकी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो सारे सुरेश सर देंगे आपको। मैथ वाला सोची सर है, सुरेश कुमार जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ाते। आप ग्रुप में नंबर होंगे उनके, ग्रुप में सुरेश सर के नंबर है, ग्रुप में जो ग्रुप बना हुआ है स्कूल का, उसमें सुरेश सर के नंबर है, आप उनको कॉल करके पूछ लो। कि आप स्कूल आके पढ़ोगे ज़्यादा मजा आएगा, अच्छा समझ में आएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो इजीली सोल्व कर पाएंगे हम लोग। ठीक है ना, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।